Hello, good morning my dear students. You are the most welcome on your favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आशीष सर आप सभी के लिए प्रोज यानी विस्टास का चैप्टर सेकंड क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन आंसर्स, पूर्ण एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको देव क्लासेस में मिलने वाला है। तो आशीष सर ग्रामर के साथ साथ आपका लिटरेचर भी कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि आपको लाना है बोर्ड एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ क्या करने के लिए। आज इस वीडियो में क्लास 12 यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग हम लोग कवर करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का द लास्ट लेसन का हमने शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, अदर एक्सरसाइज करवा दिए हैं। यदि आपका वीडियो छूटा हुआ है तो आप सभी जा करके प्लेलिस्ट में पूरा कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्लास 12 यूपी बोर्ड के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं और अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज तैयार हो जाइए मेरे साथ कलम और कॉपी ले करके। पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन भाई, ध्यान दीजिए। आर यू रेडी? वाई डिड अनीस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। कह रहा वाई डिड अनीस जंग ने क्यों पूछा साहेब से अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। यानी अनीस जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। वाट वाज द इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा था ऑन साहेब पर, यानी इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देख लेते हैं फटाफट क्या प्रभाव पड़ा था भाई। अनीस जंग आस्क्ड साहेब, अनीस जंग ने साहेब से पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। बिकॉज क्योंकि साहेब रिप्लाइड टू हर दैट, साहेब ने उनको उत्तर दिया दैट कि ही वाज नथिंग एल्स टू डू, वह कुछ नहीं करना चाहता एक्सेप्ट रेज पिकिंग। क्या वह कुछ नहीं करता है एक्सेप्ट रेज पिकिंग, कूड़ा बीनने के अलावा वह कुछ नहीं करता है। इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब वाज दैट, इसका प्रभाव साहेब पर पड़ा दैट कि ही वाज वेरी क्यूरियस, वह बहुत उत्सुक हो गया था, वह बहुत जिज्ञासु हो गया था, वह बहुत आतुर हो गया था अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में सुनकर। एंड ही आल्सो प्रॉमिस, और वह वादा किया हर उनसे दैट कि ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा इफ़ यदि एनीवन बिल्ट इट, यदि कोई स्कूल बनाता है तो वह जरूर स्कूल जाएगा। यह प्रॉमिस किया था साहेब, प्रॉमिस टू नरेटर। अंडरस्टैंड? आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? सभी लोग अपने कॉपी पर लिखिए इसको, अभी जस्ट लिखिए मेरे साथ साथ। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है भाई। वाई डिड साहेब एंड अदर रेजिपिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। क्या कर रहा है, वाई क्यों, डिड साहेब, साहेब और अदर कूड़ा बीनने वाले चप्पल नहीं पहनते थे। बात समझ गए ना, यानी क्या कहेंगे, साहेब और अन्य कूड़ा बीनने वाले बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज, उन लोगों ने क्या कारण बताया, क्या बहाना बताया। दे गिव इट, यानी उन लोगों ने क्या बहाना दिया, क्या कारण दिया, क्या बहाना बताया। चलिए हम देख लेते हैं फटाफट क्या बहाना बताया था भाई, क्या एक्सक्यूज दिया था उन लोगों ने। साहेब एंड अदर रेजिपिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स, यानी साहेब और अन्य कूड़ा बीनने वाले डिड नॉट वियर नहीं पहनते थे चप्पल, बिकॉज क्योंकि इट वाज देयर ट्रेडिशन, यह उनकी परंपरा थी। एंड द बॉयज सिंपली रिप्लाइड, और बच्चों ने बहुत आसानी से उत्तर दिया था दैट कि हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, उनकी माता डिड नॉट ब्रिंग देम, उनके लिए नहीं उतारती हैं, नहीं लाती हैं डाउन नीचे फ्रॉम द सेल्फ, अलमारी से या ताक से वो लोग उनको नहीं उतारती हैं, चप्पल को नहीं उतारती हैं, इसलिए हम लोग नहीं पहनते। कितनी आसानी से वो लोग जवाब दे दिए, है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है, हाउ मेनी रेज स्पीकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। हाउ मेनी करा कितने कूड़ा बीनने वाले यूज टू लिव रहा करते थे इन सीमापुरी, सीमापुरी में, यानी सीमापुरी में कितने कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर,
हाउ कैसे, डिड दे वे लोग सेटल देयर वहाँ स्थित हो गए थे, कैसे वे लोग वहाँ बस गए थे, कैसे आ गए थे, क्या इसके पीछे कहानी है, आशीष सर आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, देयर लिव्ड 10,000 रेजी पिकर्स, यानी वहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते थे। इन सीमापुरी दिल्ली, दिल्ली के पास में क्या कौन सा था, सीमापुरी, यानी दिल्ली सीमापुरी में पूरे 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते थे। द रेजी पिकर्स वेयर बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, यानी कूड़ा बीनने वाले कहाँ से संबंधित थे, बांग्लादेश, यानी ढाका के बांग्लादेश में। आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना, बिल्कुल। तो रेजी पिकर्स कहाँ के थे, वो लोग बांग्लादेश के थे। देयर होम्स, उनके घर, एंड फील्ड्स, खेत, वर रूइंड, नष्ट हो गए थे, बाय द स्टॉर्म, तूफान से। एंड दे अराइव्ड, वे लोग आ पहुँचे थे, हियर, यहाँ, इन सीमापुरी, सीमापुरी में, वे लोग यहाँ सीमापुरी में आ पहुँचे थे। अच्छा लग रहा है ना, आप सभी को बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। मैं आशा करता हूँ इस बात का, सभी लोग लिखते रहें, पढ़ते रहें और देव क्लासेस के साथ जुड़ करके आगे बढ़ते रहें। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा भाई, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के लिए कूड़ा करकट का मतलब क्या था। व्हाट डिड दे फाइंड इट, व्हाट डिड दे, वे लोग क्या उसमें खोजते थे, है ना, वे लोग उसमें क्या खोजते थे, उन्हें उसमें क्या मिलता था। चलिए फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के लिए कूड़ा करकट का मतलब वाज रैप्ड, लिपटा हुआ, इन वंडर, आश्चर्य था, आश्चर्य से लिपटा क्या आश्चर्य में लिपटा हुआ था, यानी उनके लिए एक आश्चर्य था कि क्या हम लोग कूड़ा करकट में क्या ढूंढ रहे हैं। दे फाउंडेड रूपी, वे लोग फाउंड पाते थे, और रूपी 1 रुपया, और या 10 रुपी नोट, या कभी कभी 10 रुपये का नोट, इन इट, उसमें, एंड सम टाइम, और कभी कभी, और सिल्वर क्वाइन, और चांदी के सिक्के भी मिल जाते थे, उन लोग को पा जाते थे, है ना। तो ये एक स्ट्रैंड से लिपटा हुआ, स्ट्रैंड में उनकी वो मीनिंग थी, उनका मतलब था, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट। वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज द पेड फॉर हिज सर्विस। क्या कह रहा भाई, कह रहा है साहेब ने दूध के दुकान पर नौकरी क्यों की, है ना, नौकरी क्यों की। व्हाट वाज द पेड, उसे क्या मिलता था, फॉर हिज सर्विस, अपनी सेवा का, यानी वो नौकरी करता था तो पैसा वैसा मिलता था कि नहीं मिलता था। चलिए देख लेते हैं फटाफट कि सेवा के लिए उसे क्या क्या मिलता था भाई। तो लिखा हुआ है साहेब ज्वाइन द जॉब, साहेब ने नौकरी किया, एट मिल्क बूथ, मिल्क के दुकान पर, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नीड, उसे आवश्यकता था, ऑफ मोर मनी, ज़्यादा पैसों का, एंड मील्स, भोजन का, फॉर, उसके लिए, उसे भोजन और पैसे की आवश्यकता थी। ही वॉज पेड, उसे मिलता था, 800 रुपीज़, 800 रुपये, फॉर हिज सर्विस, अपने सेवा के लिए, वहाँ नौकरी करता था तो उसे 800 रुपये भी मिलते थे और भरपेट भोजन भी मिलता था। ये हुई न बात, पैसा भी मिले भोजन भी मिले, तो नौकरी करने का अंदाज ही कुछ और है जी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नंबर 6 करा है हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, वेयर डिड ही बिलोंग यानी वह कहाँ से संबंधित था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका क्या लक्ष्य था। एम्बिशन मीन्स लक्ष्य होता है, उसका क्या लक्ष्य था। तो 3 क्वेश्चन इसमें दे दिया है, तीनों प्रश्न का जवाब आपको इस आंसर में मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए, मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, मुकेश एक पुत्र था, एक लड़का था, ऑफ ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार का, एक गरीब परिवार का एक मुकेश एक लड़का था। हुज फादर, जिसके पिताजी, वाज पुअर बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। कहाँ के, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले गरीब इंसान थे। कौन, मुकेश के पिताजी।
हिज एम्बिशन, उसका लक्ष्य, वाज टू बिकम, होना था, अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक, एक मोटर यांत्रिकी उसको उसका बनना एक सपना था, है ना। तो मुकेश क्या बनना चाहता था? मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। किसके परिवार से था? तो वो बैंगल मेकर के परिवार से बिलोंग करता था। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम? क्या करा भाई? मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया, क्यों पेशकश किया? हु वेयर देयर इन द होम, और क्या कर रहा है? और कह रहा है कि वहाँ पर घर में कौन कौन थे। चलिए भाई देख लेते हैं कि उसके घर में कौन कौन था, क्यों नरेटर को अपने घर पे ले जाने के लिए नेतृत्व किया, क्यों चाहता था कि आप मेरे घर चलें, क्या कहानी है, जस्ट इस आंसर में आपको मिलने वाला है। तो मुकेश वॉलंटियर, मुकेश ने पेशकश किया, मुकेश ने नेतृत्व किया, टू टेक ले जाने का, द नरेटर कथाकार को, होम घर, यानी मुकेश ने कथाकार को घर ले जाने का नेतृत्व किया। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत खुशी महसूस कर रहा था, वह बहुत खुशी महसूस किया, एंड प्राउड ऑफ हिज होम वाज रीबिल्ड, और बहुत ही गर्व महसूस किया, फॉर हिज होम वाज रीबिल्ड, कि उसका घर पुनः बन जाने पर, पुनः निर्माण होने पर। देयर वर फादर, कर उसके पिता, आप मुकेश के पिताजी, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई, एंड हिज वाइफ, उसके बड़े भाई की पत्नी, इन दिस होम, घर में थी। तो घर में कौन कौन था? उसके फादर, उसकी ग्रैंड मदर, उसका एल्डर ब्रदर और उसकी भाभी, मुकेश की भाभी यानी एल्डर ब्रदर की वाइफ, है ना। तो 4 लोग घर में थे, बात समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8? इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है, हु सेड दिस एंड वाई, यह बात कौन कहा, है ना, यह बात कौन कहा और क्यों कहा, इस बात को हमें जानना है। तो चलिए कौन कहा था यह बात? मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ, सेड दिस, यह बात कही। इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है, बिकॉज, क्योंकि, सी हैज वांटेड, वह चाहती थी, हर ओन हस्बैंड, यानी सी हैज वाच्ड, वह देख चुकी थी, हर ओन हस्बैंड, उनका स्वयं का यानी उनका पति, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, यानी वो अपने पति को अंधा हुए देख चुकी थी, विथ द डस्ट, धूल कण के साथ, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, यानी कांच के चूड़ियों का पॉलिश करते समय उनके पति अंधे हो गए थे, इस बात को वह देख चुकी थी, इसलिए मुकेश के बारे में ऐसा कह रही थी कि वह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी बॉर्न जन्म हुआ, इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले जाति में, चूड़ी बनाने वाले जाति में जन्म हुआ। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल, दे हैव सीन नथिंग, वह कुछ नहीं देखे हैं, बट बैंगल्स, बल्कि या केवल चूड़ी बनाने के अलावा, चूड़ी बनाने के अलावा, चूड़ी के अलावा वह पूरे ज़िंदगी में कुछ नहीं देखे हैं, उसकी दादी माँ ऐसा वो कह रही हैं। तो समझ में आया ना? बिल्कुल आशीष सर क्या कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझना है और इसको कॉपी पर नोट करना है, ठीक। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट डज द बैंगल सिम्बलाइज, क्या करा भाई? करा है चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं? व्हाट डज द बैंगल सिम्बलाइज, चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं? व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिर क्या कर रहा है? फिर कर रहा है फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या भूमिका है? व्हाट इज़ द रोल, क्या भूमिका है अब बैंगल मेकर, चूड़ियाँ बनाने वाले का आप फिरोजाबाद में, है ना, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने वालों का क्या रोल है, क्या भूमिका उनकी है, देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो द बैंगल सिम्बलाइजेज, चूड़ी सिम्बलाइजेज यानी प्रतीक है, एन इंडियन वोमेन सुहाग, भारतीय महिला के, भारतीय स्त्रियों के सुहाग का निशानी है ना, प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस,
शुभ है इन मैरिज, शादी में क्या है, शुभ है। आप समझ रहे हैं ना, इंडियन है तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि चूड़ियाँ इंडियन वुमेन्स की सुहाग की निशानी है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। तो चलिए आज के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आंसर देखते हैं क्या करा है। वाई कुड द बैंगल मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, व्हाट डू दे फेस इफ दे डू सो। तो क्या करा है, चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को सहकारी के रूप में क्यों व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे किसका सामना करना पड़ता है, बोलो बोलो भाई। कोऑपरेटिव माने सहकारी समितियाँ क्यों नहीं बना पाते हैं, यदि वो बनाने की प्रयास भी करते हैं तो क्या हो जाता है। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। द बैंगल मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज, चूड़ी बनाने वाले कुड नॉट ऑर्गेनाइज नहीं संगठित करते हैं देमसेल्फ स्वयं को इनटू कोऑपरेटिव किसी सहकारी समिति में, यानी किसी सहकारी समिति का संगठन वे लोग नहीं करते हैं। बिकॉज क्योंकि दे हैव फॉलन इनटू द विशियस, वे लोग पड़ जाते हैं, उन लोग को करा डाल दिया जाता है इनटू द विशियस सर्कल, कुचक्र में। आप मिडिल मैन बिचौलिए के द्वारा उनको कुचक्र में डाल दिया जाता है, कुचक्र में वो लोग पड़ जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, इसलिए वे लोग किसी भी सहकारी समिति का ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। इफ़ दे डू सो, यदि वो लोग ऐसा करते हैं देन तब दे विल बी हार्ड, उन्हें खींचा जाता है अब बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा बीटन पीटा जाता है एंड ड्रैग्ड खींच कर टू जेल, जेल में डाल दिया जाता है। फॉर डूइंग, ऐसा करने के लिए, समथिंग इलीगल, यानी कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए उन लोग को जेल में डाल दिया जाता है। तो बताइए गलत बात है ना। तो क्यों वो लोग किसी सरकारी समिति का निर्माण करेंगे, क्यों किसी सरकारी समिति का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यूट्यूब पर देव क्लासेस को, तो अभी सब्सक्राइब करें, अपने हर एक फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यदि आपको पूरे 9 to 12 या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के विद्यार्थी हैं तो आप यदि पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर 9794511363 पर अभी जस्ट आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें, आपके हर एक समस्या का समाधान देव क्लासेस में मिलेगा। क्योंकि आशीष सर आपको पढ़ाने नहीं सिखाने आए हैं, सीखिए सिखाइए। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।